हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर है इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ये आपको हैंड रिटन नोट्स दे रही हूँ। पूरा चैप्टर मैं आपको बुक से समझा रही हूँ अपनी दूसरी वीडियोस में। इन वीडियोस में मैं आपको इस वाली वीडियो सीरीज़ में पूरी बुक के हैंड रिटन नोट्स देने वाली हूँ। बच्चों को मेनली प्रॉब्लम होती है कि समझ तो आ गया बट लिखें कैसे, वो उनके लिए वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ से आपको एक्सप्लेन करना ईजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ह्यूमन एक्टिविटी, हमने पढ़ा था। पहले आप चैप्टर को समझ लेना, फिर यहाँ से नोट्स देखना। तो पहले प्रीवियस वीडियो देखो जो दूसरी प्लेलिस्ट में डली हुई है वहाँ से, और फिर इसके हैंड रिटन नोट्स करो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटी, any activity that a human being perform to fulfill their need is called human activity। जो कुछ भी काम एक इंसान करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनको बोला जाता है ह्यूमन एक्टिविटी। नीड को क्लासिफाई करा गया है दो पार्ट्स में। हमारी ज़रूरतें दो तरह की होती हैं। फर्स्ट, टू अर्न मनी, सबसे पहले हमारी ज़रूरत होती है कि पैसा कमाना। सेकंड, टू गेट मेंटल सेटिस्फेक्शन, कि पैसा तो कमाना ही कमाना है। सेकंड, हमारी ज़रूरत है कि हमारी दिमागी शांति भी मिले। तो हम जितने भी काम करता है एक इंसान, वो अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है या फिर पैसा कमाने के लिए करता है। उसके बाद हम ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आप इस तरह से फ्लोचार्ट, ये फ्लोचार्ट आपकी बुक में भी है बट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी के दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप इस तरह से फ्लोचार्ट ज़रूर बनाना एग्जाम में। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिलीजियस वर्क आ गया, सोशल वर्क मतलब धर्म का काम, या फिर अगर हम समाज के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं। तो ये फ्लो चार्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, और आप साथ साथ नोट डाउन कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है, हम इनको आगे फिर से इसके नोट्स देख रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, activity that are performed to earn profit is called economic activity. These are divided into three parts. Economic activity, जो एक्टिविटी की जाती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उनको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को देखते हैं किस तरह से हम लिख के आएंगे एग्जाम में। बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड ऑन द रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस रेफर करता है ऐसी इकोनॉमी, इनमें तीनों चीज़ें ज़रूर लिखनी है। टू ऑन द रेगुलर बेसिस, टू अर्न प्रॉफिट एंड टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्शन, तो ही ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ छोड़ देंगे तो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो इसी तरह से लिख के आएंगे, बहुत इजी तरह से मैंने डिफाइन किया है तो सही रहेगा। करैक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, करैक्टरिस्टिक क्या क्या जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, वहीं से करैक्टरिस्टिक बनते हैं। फर्स्ट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने पढ़ा बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस में हम सिर्फ इकोनॉमिकल एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं। इट मीन्स एक्टिविटी विच गिव्स अस प्रॉफिट इन द टर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि सिर्फ वही एक्टिविटी जिनसे हमें पैसा मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड की जाती है। एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज हमने पढ़ा कि बिजनेस में चीज़ों का एक्सचेंज होना ज़रूरी है। इन बिजनेस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ इम्पोर्टेंट। It means if an individual purchase things from for it personal use, अगर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ खरीदते हैं तो हम बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। अगर हम बिज़नेस पर्पज़ से उसको सेल आउट करने के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो ही वो बिज़नेस होगा। रेगुलरिटी इन डीलिंग, जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला कि रेगुलर बेसिस पर, तो थर्ड इसका करेक्टरिस्टिक है कि जो भी सामान खरीदा जाए रेगुलर बेसिस पर खरीदा जाए। इन बिजनेस इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग ऑफ ओल्ड बुक्स बाय अ स्टूडेंट इज़ नॉट अ बिजनेस। अगर हम कोई भी चीज़, एक स्टूडेंट है वो अपनी पुरानी किताबें सेल कर रहा है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट मोटो, द मेन मोटिव मस्ट बी टू अर्न प्रॉफिट, कि बिजनेस का सबसे बड़ा जो मोटो होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट प्रॉफिट मोटिवेशन इज़ नॉट इंक्लूड इन बिजनेस,
अगर हम चीज़ों का एक्सचेंज कर रहे हैं बट हम पैसा नहीं कमा रहे हैं तो वो भी बिज़नेस में इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गिफ्ट टू समवन इज़ नॉट अ बिजनेस, गिफ्ट में चीज़ तो एक्सचेंज हुई ना, बट गिफ्ट देना कोई बिजनेस नहीं होता क्योंकि हमने कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया और हम कोई रेगुलर बेसिस पर नहीं कर रहे हैं ऐसे। एलिमेंट ऑफ रिस्क, जहाँ भी बिजनेस का नाम होगा रिस्क तो होगा ही। द मेन एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज रिस्क, सबसे बड़ा एलिमेंट होता है बिजनेस का रिस्क। इट मीन्स देर आर मैनी प्रॉब्लम्स, इसका मतलब बिजनेस है तो प्रॉब्लम्स तो होगी। और इक्वल चांसेस ऑफ लॉस, जितने हमें प्रॉफिट के चांस है उतने ही इक्वल चांसेस हमें लॉस के भी होंगे। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस कैन बी द अर्न प्रॉफिट, कि एक बिजनेस का मोटिव हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट अर्न करना है, बट इट कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कि पर हम प्रॉफिट जब तक अर्न नहीं कर सकते जब तक हमारे कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं हो। यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई है मैंने, सेटिस्फाइड कंज्यूमर, अगर हमारे कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मीन्स मोर प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन, इसी का सेकंड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोफेशन। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी that is done by a person who have some special knowledge and skills। प्रोफेशन रेफर करता है एक ऐसी, फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ये है ही क्योंकि उसी का पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो की जाती है एक ऐसे पर्सन के द्वारा जिसमें कुछ स्पेशल स्किल्स है, स्पेशल नॉलेज है और वो उसने कहीं से कमाए हैं, मतलब कहीं से अचीव किया, नेचुरल टैलेंट नहीं है, कहीं से पढ़ लिख कर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कहीं से कमाया है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर या सीए। कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज, सबसे पहले सबसे स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए प्रोफेशन के लिए। इन प्रोफेशन ए पर्सन मस्ट हैव सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। आप थोड़ा थोड़ा डिफाइन कीजिए, आप एक एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिफाइन करेंगे तो एग्ज़ाम के लिए टाइम भी नहीं बचेगा, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है बट सही एक्सप्लेन करना है कि मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएं उसमें। सेकंड, फॉर्मल मेथड ऑफ गेटिंग स्किल्स, कि हमने जो एजुकेशन अचीव करी है उसका एक फॉर्मल वे होना चाहिए, ऐसा नहीं। अब जैसे कि अगर आपको सीए करना है तो आप पहले ये करेंगे, 12th पास करेंगे, देन सीए के लिए जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप पहले सीए करें फिर 12th पास करें, नहीं, एक फॉर्मल मेथड होगा किसी भी प्रोफेशन के नॉलेज के लिए। एक फॉर्मल मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी टू बिकम अ प्रोफेशनल, मीन्स नेचुरल टैलेंट इज़ नॉट इंक्लूड इन प्रोफेशन। थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, कि ऐसा कोई स्पेशली एक इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए जो ये चीज़ें प्रोवाइड करे, जिसकी मान्यता हो। अगर कोई भी आए कि हाँ मैं तेरी सीए की डिग्री बनाकर दे दूँगा, आप सीए कर लो, हम नहीं वैलिड करेंगे ना जब तक वो उसके स्पेशलाइज्ड एसोसिएशन से रजिस्टर्ड नहीं होगा। एसोसिएशन से ही मिल सकती है हमें वो डिग्री। According to this characteristic, there must be an institute which provide this special training, कि जिसके अंडर ये सब स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये इंस्टीट्यूट क्या काम करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं एंट्री को, ये देखेंगे कि कौन एंट्री कर सकता है कौन नहीं कर सकता, किसको एडमिशन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट रखते हैं। एंश्योर द स्किल्स एंड द नॉलेज, डिग्री देने से पहले चेक करते हैं थ्रू द एग्ज़ाम्स कि हम इस प्रोफेशन में आने के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं। फोर्थ, एंश्योर मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोफेशन के लिए, और आपको उस प्रोफेशन के लिए अलाउ तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आपके पास वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ना हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसमें आपके कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आर सम रूल्स रिलेटेड टू प्रोफेशन। कोड ऑफ कंडक्ट कुछ रूल्स होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट आप समझिए इनसे जो हम साथ साथ सीखते हैं, जैसे कि बोला जाता है ना कि डॉक्टर को मरीज को पहले देखना चाहिए, डॉक्टर को डॉक्टरी करते टाइम जात पात का ध्यान नहीं रखना चाहिए, एक वकील को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो ये होते हैं कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो एक प्रोफेशन में सीखे जाते हैं। एक टीचर को सभी स्टूडेंट्स को हमेशा समान रूप से देखना चाहिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट आर सम रूल्स रिलेटेड टू प्रोफेशन एंड अ पर्सन इज बाउंडेड टू फॉलो दिस रूल अकॉर्डिंग टू लॉ। एक प्रोफेशनल हमेशा, एक पर्सन हमेशा बाउंडेड होता है। एक प्रोफेशन हैव टू गिव सम देम प्रायोरिटी टू अर्न मनी। पैसे से ज़्यादा प्रायोरिटी उस कोड ऑफ कंडक्ट को देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल एक प्रोफेशनल को
पैसा कमाने से ज़्यादा अर्निंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो अर्निंग प्रॉफिट तो होगी प्रोफेशन से, बट कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि पैसा बाद में देखो, पहले अपनी सर्विस प्रोवाइड करो अगर नेसेसरी है तो। लॉयर हो तो ये नहीं कि झूठ को भी सच बना दो, सच का साथ दो। डॉक्टर हो तो सिर्फ पैसा ही नहीं देखना, पहले मरीज़ की जान बचाओ, पैसा बाद में देख लेना। तो कोड ऑफ कंडक्ट कुछ रूल्स हैं जो उस प्रोफेशन के लिए बनाए जाते हैं, और हर एक इन प्रोफेशनल जो उसमें ट्रेनिंग कर रहा है उसके लिए प्रायर होता है मनी से पहले उनको मानना। जैसे एक लॉयर विल फाइट फॉर ट्रूथ, ए डॉक्टर विल ट्रीट बिफोर मनी, कि मनी से पहले उसको ट्रीटमेंट दो। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड रिसीव सैलरी, जिसमें लोग काम करते हैं किसी दूसरे के लिए और बदले में मिलती है उनको सैलरी, वेजेस इन एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट में भी परमानेंट, एम्प्लॉयमेंट परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, और कैजुअल बेसिस मतलब कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर वर्क्स इन हॉस्पिटल, एम्प्लॉयमेंट होगा। लेबर वर्क इन फैक्ट्री, एम्प्लॉयमेंट होगा। यही डॉक्टर अगर अपना हॉस्पिटल खोल लेगा तो प्रोफेशन, जब किसी और के हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्विस टू अदर, ये बिल्कुल इसके मीनिंग के साथ जाएंगे। सर्विस टू अदर, इन एम्प्लॉयमेंट ए पर्सन वर्क्स फॉर अदर इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी एंड वेजेस, सैलरी और वेजेस के बदले में दूसरे के लिए काम करता है एम्प्लॉयमेंट में। सेकंड, पर्सनल सर्विस। हाँ, ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट में ये है कि अगर हम किसी के यहाँ एम्प्लॉय हैं तो हमें ही काम करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि नौकरी तो हमने ले ली और हम अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं काम करने के लिए। नहीं, जिसके साथ हमने डील करी है, जिसके साथ हम जिसके अंडर हम काम करने के लिए एग्री हुए हैं, हमें उसको अपनी ही सर्विस देनी होगी। हम अपने एक्सचेंज में किसी और को नहीं भेज सकते। इट मीन्स a person has to provide service himself. He cannot get service from somebody else in his place. वो अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकता। एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। फोर्थ इज सर्वेंट। अगर देखा जाए तो एक एम्प्लॉय इज अ सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर, एक एम्प्लॉय अपने मास्टर का सर्वेंट होता है एंड हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज मास्टर, उसे वही काम करना पड़ता है जिनके लिए उनकी डील हुई है अपने मास्टर के कहे अनुसार। नो नीड ऑफ कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल नहीं, बिजनेस करना है कैपिटल चाहिए, प्रोफेशन में जाना है अपना प्रोफेशन करना है, कैपिटल तो कुछ लगेगी। बट अगर बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की, नो नीड ऑफ कैपिटल। इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल, मीन्स ऑल द कैपिटल बिलोंग्स टू द मास्टर, मतलब एम्प्लॉयर खुद अपनी कैपिटल लगाता है, उसे सिर्फ अपना काम करना होता है, बदले में उसे सैलरी मिल जाती है। कोई रिस्क नहीं है, जब कैपिटल ही नहीं लगाई तो रिस्क कैसा होगा। देयर इज़ नो रिस्क ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर कैन बी, अब एम्प्लॉयर कौन कौन हो सकते हैं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर लिखा है यहाँ पर। गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट अपने अंदर एम्प्लॉय रख सकते हैं, कोई कंपनी अपने अंडर एम्प्लॉय रख सकती है, एक प्राइवेट फार्म है उसके अंदर एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर एक पर्सन है उसके वो भी अपने अंडर कोई एम्प्लॉय रख सकता है। तो हमने इस वीडियो में सारे प्रोफेशन की, बिजनेस की, सबके नोट्स करे हैं। आगे के चैप्टर के नोट्स नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू सो मच।